Hello everyone, welcome to my channel. Today we are learning about the sixth chapter of the classic science NCERT, which is the living organisms, characteristics and habitats. यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उनके हैबिटेट्स क्या होते हैं. हैबिटेट्स यानी कि किस जगह पे वो रहते हैं, उनका आवास क्या है. ओके, जैसे कई एनिमल्स होते हैं डेजर्ट में रहते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो पोलर रीजन्स में रहते हैं जहाँ पे कि हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर में रहते हैं, तो वो उनकी हैबिटेट होती है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. पहेली एंड बूझो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. पहेली और बूझो जो हैं वो उनकी वेकेशन स्टार्ट हुई है और वो कहीं अपने इंटरेस्ट के प्लेसेस पे घूमने के लिए गए हैं. वन सच ट्रिप टुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश. ऐसे ही एक ट्रिप पे वो लोग ऋषिकेश गए हैं जहाँ पर कि रिवर गंगा है. दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज. वहाँ पे उन्होंने जो हिमालय के माउंटेन्स हैं वहाँ पे क्लाइम किया है, वहाँ पे चढ़ाई करी है. वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड, जहाँ पे कि बहुत ठंडा था. ऑब्वियसली माउंटेन्स पे हम जाते हैं तो बहुत ठंडा होता है वहाँ पे. दे सॉ मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स. उन्होंने इन माउंटेन पर बहुत सारे ट्री देखे जैसे कि ओक, पाइन्स एंड देवदार. ठीक है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स. तो वो जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज उन्होंने देखे हैं, ओक्स, पाइन एंड देवदार, वो जहाँ पे वो रहते हैं लैंड्स पे, प्लेन्स पे जहाँ वो रहते हैं वहाँ से वो बहुत डिफरेंट है. वहाँ पे अलग टाइप की ट्रीज हैं और यहाँ पे अलग टाइप की ट्रीज हैं. इन येट अनदर ट्रिप, अब अपने दूसरे ट्रिप में वो कहाँ गए? दे ट्रेवल टू राजस्थान. उन्होंने ट्रैवल किया राजस्थान गए हैं वो. एंड मूव्ड ऑन कैमल थ्रू द हॉट डेजर्ट. और डेजर्ट में गए हैं और वहाँ पर उन्होंने कैमल राइड किया. ठीक है, दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप. और उन्होंने जो डेजर्ट से उन्होंने कौन सा प्लांट कलेक्ट किया? कैक्टस प्लांट को कलेक्ट किया. फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी. एट द लास्ट वो कहाँ पे गए? उन्होंने पुरी का ट्रिप किया एंड विजिटेड द सी बीच. और उसके बाद उन्होंने बीचेस को देखा, सी बीचेस को विजिट किया. डॉटेड विद कैजुराइना ट्रीज. और वहाँ पे कौन से ट्रीज हैं? कैजुअरिना ट्रीज हैं. while collecting all the fun that they had on those trips. ठीक है, जब वो इन सारी ट्रिप्स के बारे में सोच रहे थे, a thought struck them, एक थॉट उनके दिमाग में आया. all these places were so different from one another. ठीक है, क्या थॉट उनके दिमाग में आया कि ये जो सारे प्लेसेस हैं these are so different from one another. ठीक है, एक जगह कोल्ड थी, सम आर कोल्ड. जब वो माउंटेन पे गए थे तो वहाँ कोल्ड है. सम वेरी हॉट, जहाँ डेजर्ट गए थे तो वो बहुत हॉट है एंड ड्राई है. एंड सम प्लेसेस आर सो ह्यूमिड. और बीचेस पे जब जाते हैं हम तो बीचेस वाले जो एरिया होते हैं वो ह्यूमिड होते हैं. ह्यूमिड मतलब वहाँ की जो एयर होती है उसमें नमी होती है. तो इस तरह से सारे प्लेसेस एक दूसरे से डिफरेंट थे. एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरियस काइंड. और ऐसे ही वहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स भी थे. ऑर्गेनिजम्स यानी कि लिविंग क्रिएचर्स. ठीक है, जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स. तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म भी उन्होंने वहाँ पे देखी. दे ट्राइड टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर दे मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स. अब वो सोचने लगे कि क्या अर्थ पे ऐसा भी कोई प्लेस है जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म ना हो, कोई लिविंग क्रिएचर ना हो. वो जो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम. ठीक है, उसने सोचा कि अपने घर के आसपास के जो एरिया हैं उनमें देखते हैं. इनसाइड द हाउस, घर के अंदर, उसने घर के अंदर देखने का ट्राई किया. ही ट्राइड द कपबोर्ड्स. उसे लगा कि कपबोर्ड देखना चाहिए, वहाँ पर शायद नहीं होंगे कोई एनिमल्स, कोई क्रिएचर्स, मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर. बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन द कपबोर्ड. लेकिन वहाँ पर भी उसको एक छोटा सा स्पाइडर, एक मकड़ी वहाँ पे उसको मिल गई. आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर्स. घर के बाहर भी जब उसने देखा तो ऐसा एक भी प्लेस उसको नहीं मिला जहाँ पर कोई लिविंग क्रिएचर ना हो. ठीक है, यानी कि सब जगह लिविंग क्रिएचर्स थे. ऐसा कोई प्लेस नहीं था जहाँ पे कि लिविंग क्रिएचर ना हो.
पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। अब पहेली ने सोचना स्टार्ट किया और पढ़ना स्टार्ट किया जो कि बहुत दूर दूर वाले प्लेसेस होते हैं। जैसे शी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ओपनिंग ऑफ वॉल्केनोज। उसने पढ़ा कि जो वॉल्केनोज होते हैं, जो ज्वालामुखी होते हैं, वहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए गए हैं, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वहाँ पे पाए गए हैं। यानी कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर कि ऑर्गेनिजम्स ना हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना हो। Organisms and the surrounding where they live. Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kind of living organisms and were present in different locations that they had visited. उन्होंने जो भी places visit किए थे, different places, different locations पे, और वहाँ पे जो भी living organisms थे, अब वो उनके बारे में सोच रहे हैं। Camels, डेजर्ट में उन्होंने क्या देखा? कैमल। द माउंटेन हैड गोट्स एंड याक, माउंटेन पे गोट और याक थे। पुरी हैड सम अदर क्रीचर्स, पुरी में बीचेस थे, तो पुरी हैड सम अदर क्रीचर्स लाइक क्रैब्स ऑन द बीच एंड सच अ वेराइटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी। ठीक है, डिफरेंट टाइप की फिशेस उन्होंने देखी जो कि फिशरमैन उनको सी से निकाल रहे थे, पकड़ रहे थे, और क्रैब देखे बीचेस पे। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रीचर्स लाइक एंड्स that were present in all these different locations. और कुछ क्रीचर ऐसे भी थे जैसे कि एंट, जो कि सभी जगह मौजूद हैं। The kind of plants found in each of these regions were so different. अब जो प्लांट के टाइप्स जो देखे थे उन्होंने इन रीजन्स में, वो भी बहुत डिफरेंट थे फ्रॉम द प्लांट ऑफ अदर रीजन। यानी कि डेजर्ट में अलग प्लांट थे और माउंटेन्स पे अलग प्लांट थे, और जो बीचेस थे वहाँ पे अलग प्लांट्स थे। What about the surroundings in these different regions? Were they the same? और जो वहाँ पे सराउंडिंग्स है, इन जो सारे डिफरेंट रीजन्स है, वहाँ की जो सराउंडिंग्स है, क्या वो भी सेम है? चलिए देखते हैं। एक्टिविटी 1 हम करते हैं। Let us start with the forest. Think of all the plants, animals and objects that can be found there. एक जंगल से शुरुआत करते हैं, एक फॉरेस्ट से शुरुआत करते हैं। वहाँ पे हम सोचेंगे कि जो प्लांट, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे क्या क्या मिल सकता है। लिस्ट देम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 6.1। टेबल 6.1 का जो कॉलम है उसमें हम इनको लिस्ट करते हैं। लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द अदर रीजन्स दैट आर ऑल्सो शोन इन द टेबल। जैसे इस टेबल में दिया हुआ है, ये बहुत सारे डिफरेंट सराउंडिंग्स इन्होंने दी है। जैसे कि फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में कौन कौन से प्लांट होते हैं, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, कौन कौन से थिंग्स होते हैं, तो ये सब हमें इस टेबल में लिस्ट करना है कि फॉरेस्ट में हमें कौन कौन से प्लांट, एनिमल, थिंग्स मिलेंगे, माउंटेन पे कौन कौन से मिलेंगे, डेजर्ट में कौन कौन से मिलेंगे, और सी में कौन कौन से मिलेंगे। ओके, list things, animals and plants found in the other region that are also shown in the table. You can collect the examples scattered through this chapter to fill table 6.1. आप इस चैप्टर में जो पहले दिए हुए हैं, जो पहेली और बूझो ने ट्रिप की थी, उनका भी यूज़ कर सकते हो टेबल 6.1 को फिल करने के लिए। डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस करिए, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए, टीचर्स के साथ डिस्कस करिए। तो फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरीज। आप लाइब्रेरी की बुक्स में भी देख सकते हैं दैट टॉक ऑफ एनिमल्स, जिसमें कि एनिमल्स के बारे में बताया गया हो, प्लांट्स के बारे में और मिनरल्स के बारे में बताया गया हो। Try and include many plants, animals and objects, big and small. ओके, तो प्लांट, एनिमल और ऑब्जेक्ट, कोई भी बड़ी ऑब्जेक्ट, स्मॉल, कुछ भी हो वहाँ पे जो मिलता हो वो सब इंक्लूड करिए इन ईच ऑफ द कॉलम इन दिस टेबल। What kind of object will be find that may not be animal or plant? कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि एनिमल ना हो, प्लांट ना हो। Perhaps part of plant like dried leaves or part of animals like bones. We may also find different kind of soils and pebbles. Water in the ocean may have salt dissolved in it, as discussed in chapter 3. There could be many more objects. यानी कि हमको जो भी डिफरेंट रीजन है वहाँ पे, जैसे फॉरेस्ट है, माउंटेन है, डेजर्ट है, सी है, यहाँ पे हमको क्या क्या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं उनके बारे में लिखना है। एनिमल्स, प्लांट्स और कोई भी ऑब्जेक्ट जो वहाँ पे मिल रहा है
उसके बारे में हमको लिखना है। तो फॉरेस्ट रीजन में हमको क्या मिल सकता है, एनिमल्स कौन कौन से होते हैं फॉरेस्ट रीजन में, जैसे लायन। एनिमल्स कौन कौन से मिलेंगे हमें, देखिए हम लिख सकते हैं जैसे लॉयन है, फॉक्सेस हैं, ठीक है। और प्लांट्स, ट्रीज कौन कौन से मिलेंगे, जितने भी ट्रीज होते हैं, मैंगो ट्री, बैनियान ट्री, पीपल ट्री, सारे के सारे ट्रीज जो होते हैं फॉरेस्ट में होते हैं। अदर क्या मिल सकता है हमको, अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक रिवर्स मिल सकती है हमको वहाँ पे, ठीक है। आप इस टेबल को फिल कर लीजिएगा। रिवर्स मिल सकती है हमको वहाँ पे, और केव्स मिल सकती हैं फॉरेस्ट में, ठीक है। माउंटेन्स पे हम जैसे हमने जो पढ़ा उस एग्जांपल ले सकते हैं। माउंटेन पे कौन कौन से एनिमल्स मिल सकते हैं, गोट, याक मिल सकते हैं, ठीक है। ट्रीज लाइक ओक, पाइन, देवदार ट्री, वो मिल सकते हैं। और अदर ऑब्जेक्ट्स यानी कि माउंटेन से ऑब्वियसली रिवर निकलती, रिवर मिल सकते हैं। माउंटेन पे स्नो भी होती है, स्नो मिलती है। डेजर्ट में हमने पढ़ा जैसे कौन सा एनिमल होता है, कैमल होता है वहाँ पे, ठीक है। और प्लांट कौन सा हो सकता है, कैक्टस प्लांट होता है। और सैंड होती है, अदर ऑब्जेक्ट्स में सैंड मिल सकती है वहाँ पे, सैंड होती ही है, सैंड ड्यून्स होते हैं, ठीक है। अब सी पे देखेंगे, सी पे क्या क्या मिलता है। सी में एनिमल कौन सा, क्रैब हमने अभी पढ़ा था, क्रैब मिलता है वहाँ पे, फिशेज मिलती हैं खूब सारी। और प्लांट्स जैसे कोकोनट ट्रीज बहुत ज़्यादा होते हैं बीचेस पे। और अदर्स में क्या मिल सकता है, सी शेल्स जो होते हैं, सी शेल्स वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इस टेबल को फिल कर लेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। What do you find from the plants and animals listed in activity first? एक्टिविटी फर्स्ट में जो भी आपने प्लांट और एनिमल लिस्टेड किए हैं उनसे हमें क्या पता चलता है, डिड यू फाइंड अ लार्ज वेराइटी इन देम, है ना। हमें पता चलता है कि कितने सारे वेराइटी के एनिमल्स होते हैं, कितने सारे वेराइटी के जो प्लांट्स होते हैं। लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड द कॉलम फॉर द सी इन टेबल 6.1। डेजर्ट वाले कॉलम में और सी वाले कॉलम में हमने क्या क्या इंसर्ट किया है वो देखिए। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज 2 कॉलम्स, क्या आपने बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स इन 2 कॉलम में देखे। यस, हमने देखा कि डेजर्ट में हमें कैमल मिला और प्लांट्स में हमने कैक्टस प्लांट देखा, जबकि जो सी है, सी बीचेस में हमने क्रैब्स देखे, क्रैब्स हमें वहाँ पे मिलते हैं और फिशेस मिलती हैं, कोकोनट ट्रीज, जबकि वहाँ पे कैक्टस होते हैं। What are the surroundings like in these 2 region? अब ये जो 2 रीजन है इनकी सराउंडिंग्स कैसी होती है वो हम देखते हैं। In the sea, plants and animals are surrounded by saline water. सॉल्ट उसमें घुला हुआ रहता है। तो जो सलाइन वाटर है वहाँ पे सी में जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो सलाइन वाटर से सराउंडेड रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। तो जो प्लांट और एनिमल होते हैं सी बीचेस पे, जो कि सी के थोड़ा अंदर ही रहते हैं, पानी के जो अंदर रहते हैं, वो जो पानी में डिजॉल्व होती है एयर, पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है। हम जानते हैं पानी का जो फॉर्मूला है वो H2O होता है, उसमें ऑक्सीजन रहती है। तो जो एयर उसमें पानी में डिजॉल्व रहती है उसको वो यूज करते हैं। अब आते हैं डेजर्ट पे। जबकि जो डेजर्ट होता है वहाँ पे वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। डेजर्ट में बहुत ही कम पानी होता है कंपैरेटिव टू सी। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम। और डेजर्ट में क्या होता है, ये दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। जबकि जो नाइट होती है वहाँ की वो बहुत कोल्ड होती हैं, ठीक है। डेजर्ट की ये स्पेसिफिसिटी है डेजर्ट की कि वो दिन में बहुत गर्म रहता है और रात को बहुत ठंडा रहता है। द एनिमल्स एंड प्लांट ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल। जो एनिमल और प्लांट्स हैं वहाँ पे वो डेजर्ट सॉइल पे रहते हैं एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम देयर सराउंडिंग। और जो ब्रीदिंग है उनकी वो होती है अपनी सराउंडिंग से, वो एयर को ले लेते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट में जो होता है। तो हमने देखा कि किस तरह से जो सी और डेजर्ट है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट है। The sea and the desert are very different surroundings and we find very different kind of plants and animals in these 2 regions. Yes, let us look at 2 very different kind of organism from the desert and the sea. अब हम एक एनिमल देखेंगे डेजर्ट से और सी से, अ कैमल एंड अ फिश। कैमल डेजर्ट से और जो फिश है वो सी से। हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ए कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस।
तो जो कैमल की बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह की होती है कि वो उसको डेजर्ट कंडीशन में रहने के एबल बनाती है, इसको हेल्प करती है कि ये डेजर्ट कंडीशंस में रह सके। मतलब कई दिनों तक जो कैमल है वो बिना पानी पिए रह सकता है, उसकी हम्प में पानी स्टोर करके रहता है। कैमल हैव लॉन्ग लेग्स, हाँ हमने देखा ना, कैमल जो होता है उसके लॉन्ग लेग्स होते हैं, लंबे पैर होते हैं, विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। जिससे कि क्या होता है, उनकी जो बॉडी है, सैंड बहुत गर्म होती है डे टाइम में, लेकिन उनके पैर लंबे होने के कारण क्या होता है कि वो जो गर्मी है वो उनकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उनके पैर बहुत लंबे होते हैं। कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। अब जो कि पानी वहाँ पे होता नहीं है तो पानी वो बहुत कम पीते हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। देयर डंग इज ड्राई, उनकी जो डंग होती है वो भी ड्राई होती है, जो वेस्ट मटेरियल उनका होता है वो एकदम ड्राई होता है। एंड दे डू नॉट स्वीट, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो स्वेट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है तो उनके यूरिन का अमाउंट कम होता है, उनकी डंग ड्राई होती है और वो स्वेट भी नहीं करती, मतलब जो वाटर एक्सक्रीशन होता है वो कम से कम होता है। सिंस कैमल लॉस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, तो जो कैमल हैं वो अपनी बॉडी से बहुत कम वाटर रिलीज करते हैं। दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, तो उनकी ये करेक्टरिस्टिक होती है कि जो कैमल होते हैं वो बहुत दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वो डेजर्ट में रह सकते हैं, क्योंकि उनकी ये करेक्टरिस्टिक्स होती है। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। हम फिश के बारे में देखते हैं। सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 6.3। फिगर 6.3 में हमने देखिए ये रहा कैमल, कैमल एंड देयर सराउंडिंग। जो कैमल होता है, इनके जो पैर हैं ये लंबे होते हैं, पीठ पे जो है हम्प बना हुआ रहता है, इस हम्प पे ये पानी स्टोर करके रखते हैं, जिससे अगर इनको बहुत दिनों तक पानी ना भी मिले तो ये से काम चला लेता है। ठीक है, और इनकी स्किन से स्वेट भी नहीं निकलता है, जो तो वाटर एक्सक्रीशन जो होता है वो बहुत कम होता है। ये है डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस। देखिए बहुत तरह तरह की अलग अलग टाइप्स की फिशेस दिखाई गई हैं जो कि बीचेस में पाई जाती हैं, सॉरी सी में पाई जाती हैं। Some of these are shown in figure 6.3. There are so many kind of fish, but do you see that they all have something common about their shape? क्या आप देख रहे हैं कि इन सारी फिशेज में जो उनकी शेप है उसमें कुछ कॉमन है। All the one shown here have the streamlined shape that was discussed in chapter 5. इनकी जो शेप होती है ये streamlined होती है ना। जो फिश होती हैं उनकी जो शेप होती है कौन सी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। जैसे जो ये मिडिल पार्ट होता है ये बड़ा होता है, जबकि जो माउथ पार्ट और टेल पार्ट होता है वो स्मॉलर देन मिडिल पार्ट होता है। ठीक है, मिडिल पार्ट बड़ा होता है और माउथ पार्ट और टेल पार्ट छोटा होता है, जिससे कि ये इजीली स्विम कर सकती हैं, वाटर इनके थ्रू आराम से निकल जाता है। तो इनकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है। दिस शेप हेल्प्स दे मूव इनसाइड वाटर। इस शेप की वजह से वो क्या कर पाती हैं, वाटर के अंदर मूव कर पाती हैं, स्विम कर पाती हैं। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज, और उनकी जो बॉडी होती है उस पर स्केल्स भी होते हैं, स्लिपरी स्केल्स। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। और ये स्केल क्या करते हैं, ये जो फिश है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसकी ईजी मूवमेंट में उसकी हेल्प करते हैं। फिश के ऊपर स्केल्स होते हैं, आपने फिश देखी होगी इन चैप्टर 5 that fish have flat fins and tails that help them to change direction and keep their body balance in water. ओके, यानी कि जो फिश है उनके जो फिन्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं और उनकी टेल भी होती है, दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है, एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और किस तरह से वो मूव करती है, ये भी हमने देखा था कि जो उनकी बॉडी अगर राइट डायरेक्शन में है तो उनके जो फिन्स हैं वो लेफ्ट डायरेक्शन में होंगे, जिनसे कि वो आराम से मूव कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, गिल प्रेजेंट्स इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। अब जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको यूज करती हैं वो गिल्स की प्रेजेंस, उनमें जो फिश जो होती है उनमें गिल्स होते हैं, तो गिल्स की सहायता से वो रेस्पिरेशन करती हैं, जो ऑक्सीजन है उसको जो वाटर में डिजॉल्व है उसको यूज करती हैं। जैसे हम लोग रेस्पायर करते हैं जैसे लंग्स से, ऐसी जो फिशेज हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती हैं। ठीक है, we see that the features of a fish help it to live inside water and the features of a camel help it to survive in a desert. हमने देखा कि जो कैमल के जो फीचर्स होते हैं वो इस तरह के हैं कि वो डेजर्ट में आराम से रह सके। ऐसी जो फिश है उसके फीचर्स इस तरह के हैं कि वो उसको हेल्प करते हैं
पानी में रहने के लिए। ठीक है, तो दोनों के फीचर्स इस तरह के हैं कि वो उनको उनकी हैबिटेट्स में रहने के लिए हेल्प करते हैं। We have taken only 2 examples from a very wide variety of animals and plants that live on the earth. हमने सिर्फ दो एग्जाम्पल्स ही लिए हैं। इतनी सारी वेराइटीज़ में से हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स देखे हैं। In all this variety of organisms, we will find that they have certain features that help them live in the surroundings in which they are normally found. और भी अगर हम ऑर्गेनिजम्स देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें इस तरह के कुछ फीचर्स होते हैं जो कि उनको उनके सराउंडिंग में रहने में हेल्प करते हैं। वो जिस भी सराउंडिंग में रहते हैं उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो सराउंडिंग में रहने में उनको हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये जो फीचर होता है उसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन। The presence of a specific feature or certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. क्या होता है adaptation? कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, कुछ सर्टेन हैबिट्स होती हैं। इन्हीं फीचर्स और हैबिट्स के कारण वो ऑर्गेनिज्म उस प्लेस में रहने के लायक होता है। वो फीचर्स उसको हेल्प करती हैं, वो हैबिट्स उसको हेल्प करती हैं उस प्लेस में रहने के लिए। तो इस फीचर को हम बोलते हैं अडेप्टेशन। ठीक है, Adaptation of organisms differ depending on their places of dwelling. That is why a fish cannot live out of water and a camel cannot live in sea. यानी कि जो एडेप्टेशन है ऑर्गेनिजम्स का जो एडेप्टेशन है वो उनके जो हाउस प्लेस है जहाँ पे वो रहते हैं, ड्वेलिंग यानी कि जिस प्लेस पे वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड करता है और उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट एडेप्टेशंस होती हैं उनकी। जैसे दैट इज़ वाई अ फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर, क्योंकि जो फिश है उसने अपने आप को इस तरह का अडेप्ट कर लिया है कि वो पानी में ही रह सकती है, पानी में मूव कर सकती है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइंड है, तो वो डेजर्ट में नहीं रह सकती। एंड अ कैमल कैन नॉट लिव इन द सी, और कैमल ने अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर रखा है कि वो कम पानी में रह सकता है। ठीक है, तो वो सी में नहीं रह सकता। इस तरह से दोनों ने अपने आप को अपने अपने जो प्लेसेस हैं उसके अकॉर्डिंग एडेप्टेशन इनमें पाया जाता है। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। अब जिस प्लेस पे ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस। हैबिटेट का मतलब है अ ड्वेलिंग प्लेस, सेम लाइक अ होम, मतलब उसका होम मतलब वो किस जगह पे रहता है। जैसे कैमल है वो डेजर्ट में रहता है, वो उसकी हैबिटेट है। फिश है सी में रहती है, वो उसकी हैबिटेट है। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर ऑर्गेनिज्म। और इस हैबिटेट में उसको जो ऑर्गेनिज्म है उसको फूड, वाटर, एयर, शेल्टर और उसको जो भी नीड है, उसकी जो भी ज़रूरत है वो सब उसको मिलती है। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन द सेम हैबिटेट्स। अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि सेम हैबिटेट में रह सकते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जैसे कि जो लैंड पर रहते हैं प्लांट और एनिमल्स उनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स क्या होती है, जो लैंड होती है, जो प्लांट और एनिमल्स लैंड पे रहते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में रहते हैं। उनका हैबिटेट कौन सा है, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड हैबिटेट। सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। ठीक है, जो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, माउंटेन रीजन्स होते हैं, ये ऑल आर टेरेस्ट्रियल। On the other hand, the habitats of plants and animals that live in water are called aquatic habitats. हम जानते हैं हम जो भी प्लांट और एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको हम एक्वाटिक बोलते हैं, एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक एनिमल्स। तो उनका जो हैबिटेट है वो होता है एक्वाटिक हैबिटेट्स। लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस आर सम एग्जाम्पल ऑफ aquatic habitats. There are large variations among terrestrial habitats like forest, grassland, desert, coastal and mountain region located in different parts of the world. अब ये जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं इनमें भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, मतलब यहाँ पे भी अलग अलग तरह के प्लांट्स, एनिमल्स पाए जाते हैं, है ना। जैसे कि हमने देखा कि जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं जैसे फॉरेस्ट हैं, डेजर्ट हैं, कोस्टल एरियाज हैं, ऑब्वियसली इनमें डिफरेंट टाइप के प्लांट एंड डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं। तो ये सारे, ऐसा नहीं कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं तो इनमें सेम टाइप के प्लांट और एनिमल होंगे, नहीं, इनमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, वेराइटीज होती हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन अ
लिविंग इन हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। मतलब कि जो प्लांट और एनिमल्स किसी हैबिटेट में रहते हैं, ठीक है, वो इस हैबिटेट के बायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट मतलब कि लिविंग कंपोनेंट है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, सॉइल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटेट, इट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स। मतलब किसी भी हैबिटेट में दो तरह के कंपोनेंट हो सकते हैं, अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है, लाइक रॉक, सॉइल, एयर, वाटर। और जो बायोटिक है मतलब कि जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक कंपोनेंट्स। आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स? सनलाइट और हीट है वो क्या है, वो बायोटिक है या अबायोटिक कंपोनेंट? हाँ, तो ऑब्वियसली जो सनलाइट और हीट है वो अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, क्योंकि उनमें लाइफ नहीं है। ठीक है, अब जैसे अगर अपन बात करें डेजर्ट की, तो डेजर्ट की जो बायोटिक कंपोनेंट है वो क्या क्या होंगे? डेजर्ट के बायोटिक कंपोनेंट, कैक्टस प्लांट जो वहाँ पे है वो है, कैमल है, ठीक है, वो वहाँ के बायोटिक कंपोनेंट्स है। और अबायोटिक कंपोनेंट कौन से होंगे? जैसे वहाँ पे सैंड ड्यून्स है, सैंड है, ठीक है, वो वहाँ का अबायोटिक कंपोनेंट है। नेक्स्ट, वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। यस, हम जानते हैं कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो सीड से ग्रो करते हैं। लेट अस लुक दिस और एट सम अबायोटिक फैक्टर्स दैट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन सीड्स एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स। अब कुछ अबायोटिक फैक्टर ऐसे होते हैं जो सीड पर इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि जो सीड है वो यंग प्लांट में नहीं कन्वर्ट हो पाता। हम देखते हैं कौन कौन से अबायोटिक फैक्टर्स ऐसे होते हैं। एक्टिविटी 2, recall activity 7 in chapter 4, we made sprouts from gram and maize seeds. ग्राम और मेज सीड से हमने स्प्राउट्स बनाए थे। When the seed turned into a sprout, it said to have germinated. जब स्प्राउट निकलता है किसी सीड में से, जब स्प्राउटेड होते हैं वो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि सीड जर्मिनेट हो गया, जर्मिनेटेड। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट। ठीक है, तो ये एक न्यू जो प्लांट होता है उसकी बिगिनिंग होती है। जब स्प्राउट उसमें से निकलता है तो वो एक लाइफ की, न्यू प्लांट की बिगिनिंग होती है। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, कीप 20 to 30 सीड्स असाइड। मूंग सीड्स लेने हैं, उनको सोक करवाना है वाटर में फॉर अ डे। डिवाइड द सोक सीड्स इनटू 4 पार्ट्स। तो जो सोक सीड्स हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर फॉर 3-4 डेज। कुछ एक पार्ट को 3-4 दिनों के लिए पानी में सबमर्ज करके रखना है, डुबो के रखना है। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स। तो जो ड्राई सीड्स हमने अलग से रखे हैं और जो वाटर में सबमर्ज्ड है उनको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड इन अ सनी रूम। एक पार्ट जो हमने सोक्ड सीड के 4 पार्ट किए थे, एक को तो अनडिस्टर्ब उसमें सबमर्ज रखना है वाटर में, एक पार्ट को हमने लिया उसको सनी रूम में रख दिया, और दूसरा एक पार्ट लिया उसको कम्प्लीटली डार्क रीजन में रख दिया, एक कप बोर्ड के अंदर हमने उसको रख दिया। एंड डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू कम इन। उसके अंदर कोई भी लाइट नहीं जाएगी, इसका ध्यान रखना है। कीप द लास्ट पार्ट इज इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स। और जो लास्ट पार्ट हमारा बचा उसको हमें बहुत ठंडे उसमें रखना जगह पे, से इन रेफ्रिजरेटर, यानी कि रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं उसको। रिंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे। ठीक है, अब इनको हमें रिंस करना है और वाटर को डेली रिप्लेस करना है, मतलब चेंज करते रहना है वाटर को। वॉट डू यू नोटिस आफ्टर a few days do the seeds in all the 5 condition germinate uniformly? क्या देखते हैं हम, क्या अगर सारे के सारे जो 5 कंडीशंस में हैं सारे की सीड वो एक साथ जर्मिनेट हुए? नहीं। डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ द सीड्स? यस, जो सीड्स हमने रेफ्रिजरेटर में रखे थे उनमें कोई जर्मिनेशन नहीं होगा। ठीक है, जो हमने कप बोर्ड में रखे थे उनमें थोड़ा जर्मिनेशन होगा, लेकिन जो हमने सनी रूम में रखे थे उसमें जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, डू यू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर लाइक एयर, वाटर, लाइट, हीट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट? क्या आपने फील किया कि जो अबायोटिक फैक्टर है, एयर, वाटर, लाइट और हीट, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है? यस, ये हमने पढ़ा है कि जो प्लांट की ग्रोथ है उसके लिए वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए, लाइट भी चाहिए। इन फैक्ट अबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि वाटर, एयर, लाइट, हीट, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ये उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, वी फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट। हमने देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत कोल्ड एरिया में भी रह सकते हैं और हॉट क्लाइमेट्स में भी रह सकते हैं।
हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, वो किस तरह से सर्वाइवल को अपने को मैनेज करते हैं। तो इट इज़ द एडेप्टेशन, ये एक एडेप्टेशन के कारण ही अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। एडेप्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। हमने अभी पढ़ा कि वो उस हैबिटेट में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं रहने के लिए। तो एडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट, अपने आप को उस क्लाइमेट में रहने के लिए अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे हमने कैमल का एग्जाम्पल देखा, कैमल डेजर्ट में रहता है, वहाँ पानी नहीं होता, तो वो उनका हम्प होता है, हम्प में वाटर स्टोर कर लेते हैं। फिर हीट से बचने के लिए उनके जो लेग्स हैं वो लंबे होते हैं, ठीक है, और उनका जो डंग है वो ड्राई होता है, बहुत कम यूरिन जाते हैं, उनको पसीना बहुत कम आता है। तो इस तरह से वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं किसी भी सर्वाइवल में रहने के लिए, किसी भी क्लाइमेट में रहने के लिए, ठीक है। अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम, लेकिन जो एडेप्टेशन है वो एक शॉर्ट टाइम में नहीं होता है कि हाँ ठीक है हम रहे 2-4 दिनों में हम वहाँ के लिए अडेप्ट हो गए। जैसे हम लोग लैंड पे रहते हैं, अगर हम माउंटेन्स पे जाके रहने लगे तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2-4 दिनों में हम वहाँ पे रहने के लिए अडेप्ट हो जाएंगे, बिकॉज द अबायोटिक फैक्टर ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली, ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो अबायोटिक फैक्टर हैं वो भी बहुत स्लोली चेंज होते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंजेस डाई। अब हम लोग जो प्लेन्स में रहते हैं, हम अगर माउंटेन्स पे रहने चले जाएं, आप कुछ होंगे जिनको कि बहुत ठंड लगेगी, वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ होंगे जो अडेप्ट कर लेंगे। तो जो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे वो मर जाते हैं, जो अडेप्ट कर लेते हैं उनमें अडेप्टेशन आ जाती है और वो वहाँ पे रह सकते हैं। एंड ओनली द अडेप्टेड वंस सर्वाइव। ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वेज, दिस रिजल्ट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट्स, ठीक है। तो हर किसी ऑर्गेनिज्म का अडेप्टेशन का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग वेज होते हैं उनके अडेप्ट करने के। दिस रिजल्ट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट। तो let us look at some habitats, understood the abiotic factors and the adaptation of animal in these habitats, ठीक है। कुछ हैबिटेट्स के बारे में हम देखेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।